नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज और मैं हूं आपके साथ आलोक शुक्ला। यूपी प्राइम में आप सबका स्वागत है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राज्य के 12 जिलों में राजस्व विभाग के अंतर्गत निर्मित आवासीय और अनावासीय भवनों का लोकार्पण किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा कि आपदा के समय जब कोई विभाग कुशलता से कार्य करता है तो जन विश्वास का प्रतीक बन जाता है और जन विश्वास का प्रतीक बनकर ही हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को और मजबूत बना सकते हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में राजस्व विभाग की बहुत बड़ी भूमिका है। एक सामान्य नागरिक की समस्याओं का राहत देने में इसी विभाग का योगदान होता है। मैं राजस्व विभाग को प्रदेश के अंदर इन 19 अदद आवासीय और अनावासीय भवनों के लोकार्पण के इस कार्यक्रम में हृदय से बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। हम सब जानते हैं कि बहुत बड़ी भूमिका है राजस्व विभाग की। प्रदेश की प्रशासनिक मशीनरी के साथ साथ प्रदेश के अंदर भूमि संबंधी विवादों के निपटारे में राजस्व विभाग की एक बहुत बड़ी भूमिका है। और अगर मैं कहूँ कि एक सामान्य नागरिक की समस्याएं या उसकी ज़रूरतों में राजस्व विभाग जिस रूप में अपनी भूमिका का निर्वहन करता है, तो आम जनमानस से सबसे अधिक नज़दीक का जुड़ाव अगर जो कुछ विभाग हैं उनमें से राजस्व विभाग अग्रणी विभाग है। चाहे वह कमिश्नरी का हो, कलेक्ट्रेट का हो, तहसील का हो, इनसे जुड़ी भी इस पूरी मशीनरी के संचालन की व्यवस्था के साथ ही भूमि से संबंधित जितने भी कार्य हैं, आपदा प्रबंधन से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राहत से जुड़े भी जितने भी कार्यक्रम हैं, राजस्व विभाग इन सभी कार्यक्रमों को कुशलतापूर्वक आगे बढ़ाता है। हम सब जानते हैं कि राजस्व विभाग ने कितना बड़ा कार्य कोरोना कालखंड में किया। ये जितने भी कोरोना कालखंड के अंदर कम्युनिटी किचन की व्यवस्था थी, प्रवासी कामगारों तक राहत पहुंचाने का कार्यक्रम था, उन तक आर्थिक मदद देने का कार्यक्रम था, या फिर अन्य जरूरतमंदों तक आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति और अन्य सहयोग के कार्यक्रम में राजस्व विभाग ने बहुत अच्छी भूमिका का निर्वहन किया। ये कार्य सामान्य दिनों में कोई भी विभाग कर सकता है, लेकिन विपत्ति के समय, आपदा के समय जब कोई विभाग अपने कार्यकुशलता का परिचय देता है तो जनविश्वास का प्रतीक बनता है और जनविश्वास का प्रतीक बनकर के ही हम लोग लोकतांत्रिक व्यवस्था को और सुदृढ़ और मजबूत कर सकते हैं। और आज का एक कार्यक्रम इसी का हिस्सा है कि हमें आम जन की समस्या के समाधान के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य करना है। और उसी कार्यक्रम का हिस्सा है कि जब हम लोग आज आवासीय और अनावासीय इन भवनों के लोकार्पण के कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं। बहुत सारे तहसीलों से जुड़े हुए हमारे माननीय विधायकगण, माननीय सांसदगण अक्सर मुझसे इस बात के लिए कहते थे कि हमारे यहाँ इन भवनों के लोकार्पण के लिए कार्यक्रम बनाने की आवश्यकता है। और मेरी इच्छा भी थी कि मैं प्रत्येक तहसील भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम के लिए आपके यहाँ स्वयं उपस्थित हूँ। लेकिन कोरोना कालखंड के दौरान हम लोगों ने इस बात को महसूस किया कि जब तक वैक्सीन या दवा हमारे पास नहीं आती है तब तक बचाव ही इसका एकमात्र साधन है। और सतर्कता से हम इन सभी चीज़ों से बचते हुए एक कार्यक्रम को आगे बढ़ा सकते हैं। हमें कोरोना से भी लड़ना है, लेकिन सामान्य जनजीवन को भी बहुत प्रभावित नहीं होने देना है। बचाव के साथ सभी कार्यक्रम हमारे अनवरत चलें, उसी का हिस्सा है कि हमें वर्चुअली ये सभी लोकार्पण के कार्यक्रम आज यहाँ पर संपन्न करने पड़े हैं। राजस्व विभाग, मैं इस बात को बार बार कहता हूँ कि भूमि संबंधी विवाद के निराकरण करके होने वाली व्यापक जनधन की हानि को रोक सकता है। और इसीलिए आपने देखा होगा पिछले दिनों देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने
देश के अंदर स्वामित्व योजना लागू की। उत्तर प्रदेश ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत बहुत अच्छा काम किया है और हमारा प्रयास होना चाहिए कि आने वाले समय में एक समयबद्ध तरीके से हम लोग स्वामित्व योजना का लाभ इस देश के गांवों को, गरीबों को, अनुसूचित जाति, जनजाति, अति पिछड़ी जाति से जुड़े हुए उन लोगों को दें जिन लोगों के पास अपने स्वयं के आवास के कागज मौजूद नहीं हैं, क्योंकि उसके मन में एक नया विश्वास भरेगा जब उसको अपने आवास में, जहां पर उसका आवास है, उस भूमि का भी जब स्वामित्व का लाभ उसको प्राप्त होगा तो उसके मन में व्यवस्था के प्रति एक दृढ़ भावना जागृत होगी। इसलिए स्वामित्व योजना का लाभ प्रदेश के सभी नागरिकों को उपलब्ध हो सके, इस दिशा में हमें तकनीक का उपयोग करते हुए इसको युद्ध स्तर पर आगे बढ़ाने का कार्य करना होगा और जिस दिन हम इसे करने में सफल होंगे, मेरा ये मानना है कि बहुत बड़ी राजस्व से संबंधित भूमि संबंधी विवाद का समाधान करने में हमें सफलता प्राप्त होगी। वहीं उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि प्रदेश में उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017 के सफल क्रियान्वयन से सूबे में बीते 3 सालों में 20,000 करोड़ रुपए का निवेश हुआ है और तकरीबन 3 लाख लोगों को रोजगार मिला है। उन्होंने बताया कि इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 के तहत अगले 5 सालों में प्रदेश में 40,000 करोड़ के निवेश का लक्ष्य रखा गया है, जिससे तकरीबन 4 लाख व्यक्तियों को रोजगार मिलेगा। आपको ये बताने में हमें खुशी है कि उत्तर प्रदेश सरकार के गठन के बाद 2017 से उत्तर प्रदेश सरकार की नीति और नियति ये रही कि हम सतत विकास के साथ साथ उत्तर प्रदेश को एक समृद्ध राज्य के रूप में विकसित कर सके और इसी प्रयत्नों के अंतर्गत विभिन्न विभागों में आमूलचूल परिवर्तन किए जाने लगे। नई औद्योगिक नीति बनी और साथ साथ अलग अलग विभागों की अपनी अलग अलग पॉलिसीज को बनाने का काम 2017 में किया गया। इसी के अंतर्गत अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के जो आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स डिपार्टमेंट है, इसके अंतर्गत विभिन्न प्रकार के निवेश से संबंधित और रोजगार सृजन से संबंधित तमाम उपाय किए गए और इन उपायों में हमने ये पाया कि उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2017 विशेष रूप से कारगर साबित हुई है। इसके अंतर्गत नोएडा, ग्रेटर नोएडा, यमुना एक्सप्रेसवे को हमें इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग जोन उद्घोषित करने में सफलता प्राप्त हुई। हमने लक्ष्य रखा इस बात का कि नीति में वर्ष 2022 तक 20,000 करोड़ का निवेश हो सके और कम से कम 3 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हो सके, यह हमने लक्ष्य रखा था। मुझे खुशी है इस बात की कि योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में हमारी सरकार ने ये लक्ष्य मात्र 3 वर्षों में बजाय 5 वर्षों के 3 वर्षों में ये लक्ष्य प्राप्त कर लिया और 20,000 करोड़ का निवेश और लगभग 3 लाख लोगों को रोजगार देने का जो हमारा एक लक्ष्य था उसको हमने प्राप्त किया। इस दौरान चीन, ताइवान, कोरिया की प्रतिष्ठित कंपनियां उत्तर प्रदेश में इकाई स्थापित करने के लिए आकर्षित हुई और आई और मुझे इस बात की खुशी है कि एक ओवरसीज कंपनीज द्वारा ग्रेटर नोएडा में 100 एकड़ क्षेत्र में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर स्थापित करना जा रहा है। हमने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग नीति 2017 की सफलता के बाद उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग नीति 2020 का निर्माण किया और नई नीति पे हमने लक्ष्य रखा है कि 5 वर्षों में 40,000 करोड़ का निवेश हो और 4 लाख लोगों को के लिए रोजगार का सृजन हो। हमने इसके लिए यमुना एक्सप्रेस वे में
जेवर एयरपोर्ट के करीब एक इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना, बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर तथा लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर की स्थापना का लक्ष्य रखा है। आज समय के साथ तमाम बदलाव आए हैं। उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं स्टार्टअप नीति 2017 हमने बनाई थी और इसके अंतर्गत देखने योग्य बात यह है कि मेरठ, आगरा, गोरखपुर, वाराणसी में अगले वर्ष परिचालन प्रारंभ हो जाने की आशा है और हम कानपुर, बरेली, अलीगढ़, सहारनपुर, आजमगढ़ और झांसी में आईटी पार्क्स के निर्माण की कार्रवाई को हम प्रारंभ कर रहे हैं। आज लखनऊ में अगर देखा जाए तो 40 एकड़ भूमि क्षेत्र में पीपीपी मॉडल पर अत्याधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी कॉम्प्लेक्स के व एक आईटी पार्क और 4 एकड़ भूमि पर एसटीपीआई द्वारा देश का सबसे बड़ा इंक्यूबेशन सेंटर बनाए जाने की हमने योजना तैयार की है। ये लखनऊ के लिए एक विशेष उपलब्धि के रूप में हमारे सामने आया है। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा अनुमोदन के उपरांत ही हमने विभिन्न शैक्षणिक संस्थानों में 18 इंक्यूबेटर्स हमारे प्रारंभ हो गए हैं और 3300 से अधिक स्टार्टअप इकाइयां हमारी क्रियाशील हो चुकी हैं। ये हमारा उत्तर प्रदेश आज इस बात के लिए भी जाना जा रहा है कि हमने स्टार्टअप को प्रारंभ करने के क्षेत्र में भी बड़ी उपलब्धियां प्राप्त करी हैं। हमने नई नीति में आईटी क्षेत्र में, पहले तो हम आईटी क्षेत्र में ही करते थे, लेकिन हमने गैर आईटी क्षेत्रों में भी काम प्रारंभ किया और कृषि, चिकित्सा, स्वास्थ्य, ऊर्जा, खादी, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि क्षेत्रों में स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए हमने विशेष रूप से प्रावधान किए हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण को लेकर सरकार ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि प्रदेश में कोरोना का संक्रमण लगातार घट रहा है और सरकार सैंपल टेस्टिंग को लगातार बढ़ा रही है। और क्या कुछ सरकार ने कहा है, दिखाते हैं आपको। प्रदेश में संक्रमण अभी भी है, घट रहा है, लेकिन संक्रमण अभी भी है। इसलिए सबको ये सलाह दी जाती है, सभी नागरिकों से अनुरोध किया जाता है कि सावधानी बरतें, हाथ धोते रहें, मास्क का निरंतर उपयोग करें और भीड़ भाड़ के क्षेत्रों में न जाएं, सामाजिक दूरी बनाकर रखें। जैसा आपको बताया गया, उत्तर प्रदेश सरकार प्रत्येक प्रयत्न कर रही है, प्रत्येक प्रयास कर रही है, जिसके क्रम में देश में सबसे ज़्यादा 2 करोड़ 12 लाख से अधिक टेस्ट हो चुके हैं। हेल्थ का स्टाफ, स्वास्थ्य विभाग का स्टाफ व्यक्तिगत रूप से लगभग 15 करोड़ की जनसंख्या को, 15 करोड़ लोगों को घर घर जाके उनके हालचाल पूछ चुका है और ये प्रक्रिया हमारी बदस्तूर जारी है, निरंतर जारी है कि घर घर में सर्वेलेंस किया जाए, घर घर में जाके पूछा जाए कि आप में से किसी को कोई ऐसे लक्षण तो नहीं है। यदि लक्षण हैं तो उनका टेस्ट कराया जाए, उनका इलाज कराया जाए। संक्रमण कम होने से हॉटस्पॉट भी कम हो रहे हैं। आज 7375 हॉटस्पॉट रह गए हैं। इसके साथ साथ कंटेनमेंट जोन भी कम हो रहे हैं। 7423 कंटेनमेंट जोन है। अब इंस्टीट्यूशनल क्वारंटीन किए गए लोगों की संख्या 13040 है और प्रदेश में कोरोना के साथ साथ, कोरोना को नियंत्रण करने के उपाय के साथ साथ वैक्सीन के आने पर उसकी स्टोरेज की, उसकी कोल्ड चेन की और वैक्सीनेटर की व्यवस्था भी सरकार द्वारा अभी से प्रारंभ कर दी गई है। वैक्सीनेटर्स की ट्रेनिंग शुरू हो गई है, उनको प्रशिक्षण दिया जा रहा है। कोल्ड स्टोर बनाने के लिए, कोल्ड चेन बनाने के लिए जगहें चिन्हित हो गई हैं। लगभग 35,000 जगह पर ये स्टोरेज के लिए जो केंद्र बनाए जाएंगे। लगभग सभी स्थानों पर कोल्ड चेन की व्यवस्था लगभग हो गई है और ये प्रक्रिया बदस्तूर जारी है। प्रशिक्षण का कार्यक्रम भी चल रहा है। चिन्हित लक्षित ग्रुप को चिन्हित भी कर लिया गया है।
लेकिन इन सब के बावजूद सभी को सावधानी बरतने की आवश्यकता है। प्रदेश में औद्योगिक गतिविधियां तेज़ी से चलती रहें, इसके लिए राज्य सरकार प्रयासरत है और इस समय 8,18,333 जो औपचारिक क्षेत्र में इकाइयां हैं वो चल रही हैं, जिसमें लगभग 52 लाख श्रमिक कार्यरत हैं। इसके अलावा जो पूर्व से कार्यरत MSMEs हैं उनको आत्मनिर्भर पैकेज में बैंकों से समन्वय करके ऋण उपलब्ध कराया जा रहा है। लगभग 4,37,000 ऐसी इकाइयों को 11,100 करोड़ रुपए का ऋण अब तक वितरित हो चुका है। प्रदेश में रोजगार के नए अवसर पैदा करने के इरादे से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा मिशन रोजगार चलाया जा रहा है। मिशन रोजगार का एक महत्वपूर्ण भाग है स्वरोजगार के माध्यम से और उद्योगों के माध्यम से प्रदेश में रोजगार के अधिक से अधिक अवसर पैदा करना। प्रदेश में एक्टिव इन्फेक्शन के केसेस की कुल संख्या 20,091 है। 20,091 में से 9,253 संक्रमित व्यक्ति होम आइसोलेशन में स्वास्थ्य लाभ कर रहे हैं और 2,107 व्यक्ति निजी अस्पतालों में भुगतान के आधार पर अपना इलाज करवा रहे हैं। बाकी के सभी एक्टिव इन्फेक्शन केसेस सरकारी निःशुल्क L1, L2, L3 की व्यवस्था में हैं। अब तक कुल मिलाकर 5,35,985 संक्रमित व्यक्ति उपचार के पश्चात डिस्चार्ज किए जा चुके हैं और इस प्रकार रिकवरी का प्रतिशत प्रदेश में अब 95% से अधिक हो गया है। 95.01% रिकवरी का प्रतिशत है। कुल मिलाकर 8,056 व्यक्तियों की इस संक्रमण से मृत्यु हुई है। जो लोग कोविड संक्रमित थे उनमें से 8,056 कुल 8,056 व्यक्तियों की मृत्यु हुई है अभी तक और ये केस फैटेलिटी रेट 1.43% से कम है। कल प्रदेश में 1,55,315 सैंपल्स की जांच की गई और अब तक कुल मिलाकर 2,12,58,877 सैंपल्स की जांच की जा चुकी है। ई-संजीवनी पोर्टल का अब निरंतर उपयोग हो रहा है और हमारे प्रदेशवासी इसका अधिकाधिक उपयोग कर रहे हैं। कल कुल मिलाकर 3,887 लोगों ने ई-संजीवनी पोर्टल पर घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त किया और अब तक प्रदेश के 2,64,146 व्यक्ति घर बैठे चिकित्सकीय परामर्श प्राप्त कर चुके हैं ई-संजीवनी पोर्टल का उपयोग करके। सर्विलेंस का कार्य लगातार चल रहा है और 1,72,724 इलाकों में 4,88,813 टीम दिवस के माध्यम से अब तक 3,02,87,276 घरों का सर्विलांस किया गया है। ये बहुत ही बड़ी संख्या है, व्यापक पैमाने पर इसको लगातार किया जा रहा है और इन 3,02,00,000 से अधिक घरों में रहने वालों की संख्या 14,77,02,118 है। अभी इसकी वैक्सीन अभी तक भारत में कोई नहीं आई है और न ही इसकी कोई एक निश्चित दवा है, इसलिए बचाव ही सबसे अच्छा उपचार है और संक्रमण अभी समाप्त भी नहीं हुआ है। आप देख रहे हैं कि रोज ही संक्रमण के नए प्रकरण भी आते हैं, इसलिए आवश्यक है कि हम सावधानी बरतकर अपने आप को संक्रमण से बचाएं। वहीं पर लखनऊ में नगर निगम माननीय सदन के गौरवशाली 3 साल पूरे होने पर माननीय राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में नगर निगम लालबाग स्थित लोकनाथ में भव्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें माननीय महापौर श्रीमती संयुक्ता भाटिया, नगर विकास मंत्री श्री आशुतोष टंडन, मंत्री डॉक्टर महेंद्र सिंह, स्वतंत्र राज्य मंत्री श्रीमती स्वाति सिंह समेत कई लोग शामिल हुए। बस्ती में अनुशासनहीनता के आरोप में पिछले सप्ताह कप्तानगंज थाने से सस्पेंड किए गए
एक सिपाही ने फेसबुक पर वीडियो वायरल कर एसपी हेमराज मीणा समेत 7 पुलिसकर्मियों को गोली मारने की धमकी दी है। पुलिसकर्मी का कहना है कि कप्तानगंज थाने में ही दोबारा उसको पोस्टिंग नहीं कराई गई तो एसपी एसओ समेत 7 पुलिसकर्मियों को गोली मार दूंगा। जान से मारने की गब्बर आया है, गब्बर जो अपने कप्तान अपने शो को खुला चलन दिया, जान से मारने की। परिवीक्षाधीन आरक्षी दिग्विजय राय थाना कप्तानगंज में नियुक्त था और परिवीक्षा अवधि के दौरान इसके द्वारा अनुशासनहीनता बरती गई थी, जिसमें इसको सस्पेंड किया गया था। 3 और 4 तारीख को पुलिस लाइन में इसके द्वारा अमर्यादित व्यवहार किया गया, अधिकारियों के बारे में अनर्गल प्रलाप किया गया और सोशल मीडिया पर वीडियो भी पोस्ट किया गया, जिसमें काफ़ी आपत्तिजनक बातें उसके द्वारा की गई। इसके परिजनों को बुलाया गया और उसको समझा बुझाकर 5 दिन की परमिशन पर इसको इसके घर रवाना कर दिया गया। पुनः 9 तारीख और 10 तारीख को यहाँ इसके द्वारा पुलिस लाइन में हंगामा किया गया, कुर्सी मेजें तोड़ी गई और अमर्यादित भाषा का व्यवहार किया गया। फिर फेसबुक पर एक अमर्यादित पोस्ट डाली गई और जिसके तहत दंड अपील नियमावली 1991 के नियम 8(2)B के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा इसको बर्खास्त कर दिया गया है। अब यह सेवा में नहीं है और अगर इसके द्वारा पुनः कोई अवैधानिक काम किया जाता है तो आईपीसी की धाराओं के तहत इसके विरुद्ध कार्रवाई की जाएगी। वहीं पर रामपुर के डीएम आंजनेय कुमार ने जिला अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। औचक निरीक्षण से डॉक्टरों के बीच हड़कंप मच गया। ड्यूटी से नदारद रहने वाले डॉक्टर भी अस्पताल पहुंचे और डीएम ने अस्पताल की व्यवस्थाओं का जायजा लिया है। कमियों को दूर करने के इसके साथ ही निर्देश भी दिए। इस समय कोहरा पड़ रहा है और ठंड धीरे धीरे बढ़ने लगी है, तो इसके दृष्टिगत हॉस्पिटल में क्या व्यवस्था है इसी को देखने के लिए आए थे। व्यवस्था में कुछ कमियां पाई गई, उसको दुरुस्त करने के लिए बोल दिया है, उसको ठीक कराएंगे। कल हमारे सिटी मजिस्ट्रेट खुद ही दिन में इस व्यवस्था को देखकर सुनिश्चित कराएंगे और ख़ास तौर से जो रैन बसेरे की व्यवस्था है उसको ठीक करना, कोविड के दृष्टिगत जो व्यवस्थाएँ हैं और जो सेपरेशन होना चाहिए, जिस तरीके से होना चाहिए उन सब की सेपरेट व्यवस्था, इन सारी चीज़ों को फिर से रिव्यू करेंगे। इसके पहले भी किया है लेकिन अभी व्यवस्था में कुछ न कुछ थोड़ी ढिलाई दिख रही है, उसको हम कल दुरुस्त करवाएंगे। वहीं पर गाजियाबाद के मुरादनगर में घर के अंदर घुसकर एक अज्ञात युवक ने युवती के ऊपर सोते समय तेजाब से हमला कर दिया और मौके से इसके बाद वो फरार हो गया। युवती को गंभीर हालत में स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां पर लगातार उसका इलाज किया जा रहा है। पुलिस ने अज्ञात युवक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया है और लगातार आरोपी की तलाश कर रही है। सो रहे थे, पूरा घर सो रहा था सब। एकदम से जो पता नहीं कौन है ने देखा ना, हमें पता चली। वो एकदम से जो लड़की एकदम मेरे ऊपर कोई कुछ गिर गया। हमने सोचा ख्वाब हो गया, ख्वाब में दिख जाना, ख्वाब दिखा है। अब एकदम से जो उसकी आँख वाँख सब बंद हो गई, उसकी उसे देखना बिल्कुल बंद हो गया एकदम। ना हमने देखा कौन है कौन नहीं। हमने इतने वो जो नहीं वाला हमारा किवाड़ बंद कर गया, वो इतने हमने लोगों को एकदम अंधेरा हो रहा था पूरे घर में, ये सभी बंद कर दिया। ये अंदर का हम बंद कर गए, सो मैं इसके तार निकल गए होंगे, निकाल गया होगा, वो अंधेरा करके आया है वो। और अंदर का हम अंधेरा करके सो में ही है। और क्या क्या मैं एकदम से जो हमने उसे उठे बल्ब वल्ब जो खोला, देखा तो किवाड़ बंद बिल्कुल। फिर लोग खोलो, 15 मिनट हो गए भैया, 3:30 बजे की बात है, 15 मिनट हो गए। फिर हमने यहाँ चौतरे पर खड़े होकर रोल मचाए तो ये सब आ गए। फिर हमने अपने देवर के लौंडे के धोरे फ़ोन करा, यह कहानी हुई है, देखा किसी ने नहीं है। घटना में जो हुआ था सर, सो रही थी बच्ची और मम्मी भी सो रही थी, दोनों तीनों बहनें भी वहीं थी। ये लड़की अलग चारपाई पे सो रही थी और पता नहीं करीब ये बताया जा रहा है कि 3 साढ़े 3 के करीब कोई आया और उसमें पता नहीं लगा कि कैसे आया, ऊपर से या बाहर से गेट में वो कैसे आया और तेजाब फेंक के और इन्हें अंदर लॉक कर गए और फरार हो गया। मुरादनगर थाना क्षेत्र में एक महिला को ज्वलनशील पदार्थ डालकर जख्मी करने की सूचना प्राप्त हुई है। तत्काल मौका मुआयना कर मुकदमा दर्ज करने के आदेश दे दिए गए हैं। सभी लोग एक कमरे में सोए हुए थे तथा रात में किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा ये घटना कारित की गई है। शीघ्र ही घटना का अनावरण किया जाएगा। तो यूपी प्राइम में फिलहाल इतना ही। आप लगातार और भी खबरों के लिए देखते रहिए प्राइम न्यूज़। नमस्कार।